अब मैं देर रात वाली नौकरी नहीं करती। ये घटना मेरे साथ पिछले साल दिसंबर में हुई। मैं पास के डिपार्टमेंटल स्टोर में नौकरी करती थी। अक्सर मुझे शाम की शिफ्ट्स मिलती थी, पर उस दिन मेरे एक दूसरे साथी ने छुट्टी ली थी, इसलिए मैंने उसके टाइम पर भी काम करने का तय किया। थोड़े और पैसे आ रहे हो तो भला कौन मना करता है। ये स्टोर शहर के बाहर के इलाके में है, ज्यादातर उन लोगों के लिए जो हाईवे पर ट्रैवल करते हैं। 3 ब्लॉक छोड़कर एक पेट्रोल पंप है और उसके आसपास रहने की इकलौती जगह। मैं अपना गाड़ी चलाकर काम करने आ जाती थी और इसमें मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, पर क्योंकि ये मेरी पहली इतनी देर रात वाली शिफ्ट थी, इसलिए मैं थोड़ा डरी भी हुई थी। मैंने अपनी जेब में एक पेपर स्प्रे भी रखा हुआ था, शायद जरूरत पड़ जाए। उसके अलावा मेरे पास और कोई हथियार नहीं था, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। वो मंगलवार की रात थी और मैं काउंटर पर बैठी अपने फोन में वीडियोस देख रही थी जब मैंने बाहर से सरसराहट की आवाज सुनी। उस स्टोर का दरवाजा पूरी तरह से कांच का बना हुआ था, इसलिए मुझे बाहर का नजारा साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने बाहर देखा तो मुझे विशाल खेत और खाली हाईवे के अलावा कुछ नहीं दिखा। उस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे और मैंने सोचा कि कुछ घंटे और फिर मैं घर जा पाऊंगी। कुछ मिनट बाद सरसराहट की आवाज फिर से आई। मैं हाथ में टॉर्च लिए स्टोर से बाहर आई। क्या यहां कोई है? हेलो। अचानक ऐसी डरावनी चीख सुनकर डर के मारे मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई और मैं तेजी से स्टोर की तरफ भागी। मैं अपने पीछे किसी के भागने की आवाज सुन सकती थी, पर मुझ में पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। जैसे ही मैं स्टोर के अंदर घुसी, मैंने फौरन ही उसे बंद कर दिया और अंदर से ताला लगा दिया। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगी। मैं बाहर की ओर देखती रही, इस उम्मीद में कि जो आदमी मेरे पीछे कर रहा था वो सामने आएगा, पर मुझे कुछ नहीं दिखा। मैंने अपने सर से पसीना पोंछा और पानी पिया। मैं ये सोचकर खुद को तसल्ली दे रही थी कि शायद किसी ने मेरे साथ एक भद्दा मजाक किया है, जब तक मैंने खटखट की आवाज नहीं सुनी। मैंने धीरे से अपने सर उठाया और देखा कि एक पागल सा दिखने वाला आदमी अजीब सी शक्ल बनाकर स्टोर के दरवाजे पर खड़ा है। उसके बाल लंबे थे, उसने पजामा पहना हुआ था और पैरों में जूते या सॉक्स कुछ भी नहीं था। वो सर्दी का मौसम था और रात के समय मैं ये देखकर हैरान थी कि उसने इतने कम कपड़े पहने हुए थे। वो मुझे बहुत ही अजीब नजरों से घूर रहा था। मुझे वो देखकर इतना अजीब लगा कि कुछ वक्त तक मैं हिले भी नहीं। वो आदमी बिना आंखें झपकाए मुझे ही देखता रहा। उसकी आंखें मुझ पर टिक सी गई थी। कुछ वक्त तक मुझे पागलों की तरह घूरने के बाद उस आदमी ने अपनी एक उंगली की मदद से दरवाजा खटखटाया। टैप टैप टैप। मेरे पैर डर के मारे कांपने लगे, पर मैंने हिम्मत जुटाकर उससे लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें। उसकी हैवान जैसी हंसी ने मुझे और डरा दिया। उसने अपने होठ पर उंगली रखकर मुझे चुप हो जाने का इशारा किया और अजीब ढंग से चलने लगा। वो अपनी टांगों को काफी ऊपर तक उठाता और फिर उन्हें जोर से नीचे रखता। साथ ही में उसने गिनना भी शुरू कर दिया। 1 2 3 टर्न, 1 2 3 टर्न। ये क्या बकवास है? मैं उसे परेड करते हुए देख रही थी। वो अजीब ढंग से कभी आगे चलता, कभी पीछे, कभी दाएं चलता तो कभी बाएं, और साथ साथ गिनती करता रहता। 1 2 3। मैं पुलिस को बुलाना तो चाहती थी, पर मैं उन्हें किस बात की शिकायत करती। हालांकि आदमी बिल्कुल पागल लग रहा था, पर ना तो इसने अंदर घुसने की कोशिश की थी और ना ही मुझे कोई नुकसान पहुंचाया था। इसलिए मैं काउंटर के पीछे जाकर शांति से बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि ये यहां से चला जाए। ये सब 5 मिनट तक चलता रहा। फिर वो रुका और हवा में एक कुत्ते की तरह सूंघने लगा। मेरा विश्वास कीजिए, वो बहुत ही अजीब था। उसने खुद को दरवाजे पर धकेला और मुझसे कहने लगा, बाहर आओ और मेरे साथ खेलो इसाबेला। क्या? मैं इसाबेला नहीं हूं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मुझसे झूठ बोलना बंद करो और बस बाहर आकर मेरे साथ खेलो। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोलूं। वो आदमी बस मुझे घूरता रहा। शायद वो मेरे बाहर आने का इंतजार कर रहा था। जब उसने देखा कि मैं 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली हूं, तो उसका बर्ताव बदल गया। वो जोर जोर से अपने हाथ को दरवाजे पर मारते हुए चिल्लाने लगा, मुझे नजरअंदाज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई। मैं इसाबेला नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे झूठ कह लोगी? तुमने बहुत समय तक मुझे पागल बनाया, बस अब और नहीं। मैं बहुत दिनों से तुम्हें यहाँ आते हुए देख रहा हूं। उन्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाऊंगा। कितने गलत है वो। कितने गलत है वो। मैं तुम्हें एक आखिरी बार कह रही हूं, ओके? चले जाओ यहां से, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगी।
बाहर आओ, बाहर आओ। अभी तुम्हें मेरे साथ खेलना होगा, ठीक है? पहले की तरह याद है तुम कैसे अपनी स्कर्ट उठाया करती थी जब मैं तुम्हें कहता था, और मुझे खेलने दिया करती थी जितनी भी देर तक मैं चाहूं? चलो चलो फिर वैसे ही खेले। बाहर आओ, बाहर आओ ना। उसकी बातें सुनकर मेरा सर घूम गया। ये आदमी क्या बकवास कर रहा। मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने 911 पर फोन मिलाया और उस आदमी की शिकायत कर दी। ऑपरेटर ने मुझे कहा कि मैं डरूं नहीं और पुलिस के आने तक का इंतजार करूं। तब तक वो पागल आदमी वहां खड़ा दरवाजे को खटखटाता रहा और चिल्लाता रहा। जब उसे एहसास हुआ कि मैं बाहर नहीं निकलूंगी और ना ही उसे अंदर आने दूंगी, वो थोड़ा पीछे हटा। उसने दरवाजे पर थूका और मुझे कोसने लगा, और फिर उसने दरवाजे पर अपनी थूक को चाट लिया। चले जाओ यहां से साइको कहीं के। जब तुम घर जाओगी तो अपनी मॉम को बताना मत भूलना कि जॉन सब आजाद वो अपनी बेटी को दोबारा नहीं बचा पाएंगी। ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगा और अंधेरे में कहीं गुम हो गया। जब पुलिस आई तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और जो मेरे साथ हुआ वो उन्हें बताते बताते रो पड़ी। मैंने उन्हें उस आदमी के बारे में सब कुछ बताया। पुलिस ने मुझे मेरे घर तक छोड़ा। मैंने अपने बॉस को फोन किया और उस दिन के लिए छुट्टी ले ली। अगले दिन मैंने अपनी मॉम को फोन करके पिछली रात हुई घटना के बारे में विस्तार से बताया। मैं उम्मीद कर रही थी कि उन्हें यह सब सुनकर चिंता होगी, पर वो फोन पर मेरी बात सुनकर जम सी गई। मॉम, क्या आप वहां हो? क्या? उसने तुम्हें किस नाम से बुलाया सूजी? इसाबेला। पर आप ये क्यों पूछ रही हैं? मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं शाम तक तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी, ओके? मैं चाहती हूं कि तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लो और उसे तब तक मत खोलना जब तक मैं ना कहूं। जैसा मैं कहती हूं वैसा ही करो। मैं आकर तुम्हें सब बताऊंगी। ऐसा कहकर मेरी मॉम ने फोन काट दिया और अब मैं और भी ज्यादा चिंता में पड़ गई थी। तो क्या वो आदमी सच कह रहा था? क्या वो मुझे जानता था? क्या वो मेरी मॉम को जानता था? जब तक मेरी मॉम नहीं आई तब तक मैं ना खा पाई ना सो पाई। जब वो आई तो उन्होंने मुझे गले लगाया और बच्चों की तरह रोने लगी। उसके बाद उन्होंने जो बताया उसने मेरी जिंदगी बदल दी। तुम्हें ये याद नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारे बचपन की एक याद है। हर रविवार तुम अपनी दादी के साथ झूले झूलने और बच्चों के साथ खेलने सिटी पार्क जाती थी। वहां पर एक गुब्बारे वाला आता था जो कभी कभी बच्चों को फ्री में गुब्बारे देता था। हमें लगा कि तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए हो, पर कुछ टाइम बाद हमें एहसास हुआ कि वो आदमी ठीक नहीं है। एक दिन तुमने मुझसे चॉकलेट मांगी और मेरे ना कहने पर तुमने अपनी स्कर्ट उठाकर मुझसे कहा कि अगर मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी तो तुम मुझे अपने साथ खेलने दोगी। सूजी, हमें पता चला कि वो आदमी बच्चों से आकर्षित होता है और इसी तरह उसने बहुत से बच्चों का शोषण किया है। वो बच्चों को गुब्बारे के लालच में झाड़ियों के बीच ले जाता और उनके साथ घिनौनी हरकत करता। तुम्हारे डैड और मैंने फौरन इस आदमी की पुलिस कंप्लेंट की और उसे जेल में डलवा दिया। हम चाहते थे कि तुम इस याद को भूल जाओ, इसलिए हम तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए। उसकी थेरेपी की मदद से कुछ वक्त के बाद ये याद तुम्हारे दिमाग से निकल गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो आदमी इस तरह रिहा कर दिया जाएगा और तुम्हें ढूंढने की हिम्मत करेगा। मैं चीफ से पहले ही बात कर चुकी हूं और वो आदमी जल्द से जल्द जेल में होगा। अपनी मॉम की बात सुनकर मैं कुछ समय तक बात नहीं कर पाई। मेरी रूह कांपने लगी ये सोचकर कि उस आदमी ने ना जाने मेरे साथ क्या क्या किया होगा, और अब मुझे वो सब याद भी नहीं है। मैं उस वक्त टूट सी गई थी। पुलिस ने आखिरकार उस आदमी को ढूंढ ही लिया और कार्रवाई बिठाई गई कि इन हालातों में इस तरह से इंसान को पुलिस ने सड़कों पर खुला छोड़ दिया, और क्यों? और तो और बाहर निकलने के बाद इस आदमी ने मुझ पर नजर रखी और ना जाने कितने दिनों तक मेरा पीछा किया और उस मौके का इंतजार किया जब वो मुझे अकेले पा सके। पर क्योंकि मैं सुबह की शिफ्ट में काम करती हूँ और उस वक्त वो सबके सामने मेरे करीब नहीं आ सकता था, मुझे अब भी ये सोचकर डर लगता है कि कैसे इतने सालों के बाद भी उसने मुझे पहचान लिया। अब मैं उस जगह पर नहीं रहती, पर इतना मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मैं कभी भी नाइट शिफ्ट नहीं कर पाऊंगी। मैं आशा करती हूँ कि ये आदमी जेल में सड़ता रहे और वहीं मर जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो अपनी पूरी जिंदगी उस जेल में काटता रहे। ये घटना कुछ साल पहले की है, पर मुझे आज भी उस रात की एक एक बारीकी याद है। मैं बस ऑफिस में दाखिल ही हुआ था। उस वक्त 11:59 हुए थे। कॉल सेंटर्स की नौकरी शानदार नहीं होती। यहाँ आपको बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, बहुत ही लंबा और कष्टदायी समय होता है और लोग आपसे ढंग से बात भी नहीं करते। मुझे इस नौकरी की बस एक ही बात पसंद थी, मेरे दोस्त डेविड और सोफी। अरे अरे देखो कौन आया। क्या आज भी तुमने लेट पंच किया है? इस बार बॉस तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे। वो मजाक कर रहा था, पर हाँ, मैं अक्सर लेट ही ऑफिस पहुंचता था। अरे नहीं, बल्कि आज तो मैं समय से पहले पहुंचा हूं, 11:59।
मैंने कहा और हम दोनों हंसने लगे। डेविड को लोगों की फिरकी लेने में बहुत मजा आता है, पर उसके इसी अंदाज से हमें यह भी एहसास होता था कि वो हमसे बहुत प्यार करता है। मैंने दूसरी ओर देखा, सोफी पहले से ही अपना सिस्टम लॉगिन कर चुकी थी और कॉल ले रही थी। सोफी की जल्दी लॉगिन करने की आदत को देखते हुए उसे बहुत बार तारीफ मिल चुकी थी। उसके लिए काम ही सब कुछ था, ये बेकार काम भी। हाँ, वो पिछले 10 मिनट से यूं ही खड़ी, उसने आते ही लॉगिन कर लिया, हेलो भी नहीं कहा। मैं उसे कहना चाहता था कि उसके बाल आज बहुत ही बेकार लग रहे हैं, पर उसने मुझे मौका ही नहीं दिया। क्या तुम विश्वास कर सकते हो? मैं हंसा और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मेरा सिस्टम ठीक सोफी के सामने वाला था। जब उसने मुझे देखा तो अपना हाथ हिलाकर हेलो कर दिया और फिर बिल्कुल नजरअंदाज। वो ऐसा कभी नहीं करती। मैं अपनी सीट पर बैठा और अपना काम शुरू करने लगा। तो आज आप क्या कर रहे हैं डेविड सर? मैंने उसे सर कहकर चढ़ाया। उसे शब्द से नफरत थी, पर वास्तव में वो हमारा लीडर ही था। पर उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था। वो मेरी तरह बस इतना जानता था कि ये एक बकवास जॉब है और अगले 8 घंटों तक हमें यही करना है और बखूबी करना है। मैं पहले ही सबकी नजरों में था, लेट ऑफिस आने वाला। डेविड पूरे वक्त शांत ही था। फिर सोफी ने अपनी कॉल खत्म होने के बाद उससे हाय कहा। हे, क्या हुआ भाई? ऐसा लग रहा है जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो। सोफी और मैं उसके डेस्क के पास गए। वहां पहुंचते ही सोफी चिल्ला पड़ी। डेविड की स्क्रीन पर एक आदमी की तस्वीर थी जो कुर्सी पर बैठा था और उसके सर पर एक थैला बांधा हुआ था। उसके पीछे एक और आदमी खड़ा था जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में एक बंदूक थी। ये मेरे मेल पर था और इस पर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ था। ये एक वीडियो है। वो कोई तस्वीर नहीं बल्कि एक रुकी हुई वीडियो थी। डेविड ने वीडियो को चलाया। पीछे खड़ा आदमी आगे आया। उसके हाथ में जो बंदूक थी उसने उसे कुर्सी पर बैठे आदमी के सर पर रखा और चला दिया। ओह माय गॉड, ये क्या है डेविड? सोफी कुछ कदम पीछे हो गई। हम सब डर चुके थे। ये तुम्हें किसने भेजी है डेविड? मैंने पूछा, पर वो सिर्फ कंप्यूटर को घूरता रहा और बिल्कुल नहीं हिला। उसने फिर से वीडियो चलाई। शुरुआत से सब सामने दिखाने लगा। जैसे ही गोली लगने वाला सीन आया, सोफी अपने कानों को बंद करते हुए रोने लगी। मैं उसके पास गया और मैंने उसे संभाला। शांत हो जाओ सोसो। हम तीनों ने एक दूसरे के अजीब नाम रखे हुए। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो डेविड? प्लीज इसे बंद करो। वो सही कह रही थी। अब बस करो डेविड, इसे बंद करो। तुम सोफी को डरा रहे हो डेविड। वो अभी भी बिल्कुल चुप था और फिर वो मुड़ा और उसने मेरी तरफ देखा। वो हैरान लग रहा था और उसकी आंखों में डर था। एल्बर्ट, क्या तुमने इस कमरे को पहचाना नहीं? उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने स्क्रीन पर देखा। वो एक ब्रेक रूम जैसा दिख रहा था। उसमें टेबल्स, चेयर्स, फ्रिज नहीं, वो सिर्फ एक ब्रेक रूम नहीं था। ओह माय गॉड, ये तो हमारा ब्रेक रूम है। अब मैं भी डर में कांपने लगा। नहीं नहीं नहीं, ये पक्का हमारा ही ब्रेक रूम है। डेविड अचानक से खड़ा हुआ। मैं अभी जाकर चेक करता हूं। क्या तुम पागल हो गए हो? यही रुको, हम सबको साथ रहने की जरूरत है। वो सही कह रही है डेविड। मैं अभी 911 पर कॉल करता हूं और फिर हम यहां से निकल जाएंगे। अरे एल्बर्ट, पागल मत बनो। क्या तुम जानते हो ये सब क्या है? कोई हमारे साथ घटिया मजाक कर रहा। अब या तो हम बच्चों की तरह यहां बैठ सकते हैं या। अचानक ऑफिस की लाइट चली गई। आसपास अंधेरा छा गया। सब कुछ बंद हो गया। हमारे कंप्यूटर्स, सीलिंग पर लगी लाइट्स। हमने खिड़की से बाहर देखा। पड़ोस की कुछ बिल्डिंग्स की भी लाइट नहीं थी। हे भगवान, अब क्या होगा? सोफी फिर से घबराने लगी। मैंने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। शांत हो जाओ, ठीक है? सिर्फ लाइट गई है। हमने इस तरह की स्थिति को पहले भी संभाला है, ओके? वो अब भी डरती रही, इसलिए मैंने अपनी जेब से फोन निकाला और उसकी टॉर्च ऑन कर दी। उसे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, पर उसने कुछ हिस्से को रोशनदान कर दिया। डेविड ने भी अपना फोन निकालकर टॉर्च जला दी। तभी हमने शीशे टूटने की आवाज सुनी। ऑफिस के पीछे वाले हिस्से में जहां ब्रेक रूम था, वहां से कांच के टूटने की आवाज आई, जैसे किसी ने एक भारी सामान के जरिए कांच तोड़ा। सोफी ने अपने मुंह को बंद कर लिया और जमीन पर बैठ गई। मैंने फोन की रोशनी की मदद से उसे ढूंढा तो वो एक डेस्क के नीचे छुपी हुई थी और कांप रही थी। पकड़ो उसे और भागो यहां से। उस समय मैंने अपने फोन को हॉल की तरफ किया। बहुत ज्यादा रोशनी तो नहीं थी कि पूरा रास्ता जग जाएगा, लेकिन कुछ दूरी पर रेस्टरूम के पास मैंने किसी को देखा। मैंने डेविड की तरफ देखा। वो दरवाजे के पास खड़ा था। वो काफी घबराया हुआ था। उसका मुंह खुला था और आंखों में डर था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, एल्बर्ट, तुमने मेरी ओर लाइट क्यों की हुई? क्या तुम हमने गोली की आवाज सुनी। इससे पहले कि मैं कुछ करता, डेविड लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया। वो गोली उसे लगी थी। उसके शरीर से खून पानी की तरह बहने लगा। उसने अपना हाथ जख्म पर रखा हुआ था और उसका हाथ खून हो चुका था।
जब उसने कुछ बोलने की कोशिश की तो उसके मुंह से भी सिर्फ खून ही निकला। कुछ ही सेकंड्स में उसने अपना दम तोड़ दिया। तभी किसी ने मुझे पीछे से जोर से पकड़ लिया और मेरा गला दबाने लगा। उसके हाथ बहुत ही मजबूत थे, बेशक वो किसी आदमी का हाथ था। उसने इतनी जोर से मेरा गला दबाया कि मुझे सांस आना बंद हो गया। मेरा फोन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। सीलिंग पर पड़ रही रोशनी से अब डेस्क दिखने लगा। मैंने टेढ़ी नजरों से देखा तो सोफी डेस्क के नीचे छुपी हुई थी। वो बहुत डरी हुई थी। अपने हाथों को अपने टांगों पर लपेटे वो एक पुतले की तरह वहां बैठी थी। वो बहुत घबराई हुई थी, पर मैं चाहता था कि वो वहां से उठे और कुछ करे। मैंने अपनी बाहें फैलाकर उसे मदद करने का इशारा किया। उसे कुछ वक्त लगा, पर जैसे ही मैं बेहोश होने वाला था मैंने उसे उठते हुए देखा। जिन बाजुओं ने मुझे घेरा हुआ था वो अचानक मुझ पर से हट गई। काले रंग के कपड़ों में एक आदमी, ठीक वैसा जैसे हमने उस वीडियो में देखा था, अब जमीन पर पड़ा था और उसने अपनी कमर को कस के पकड़ा हुआ था। वहां से खून निकल रहा था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सोफी। उसने अपने कदमों को पीछे किया। वो आदमी जमीन पर पड़ा था, उसकी कमर पर घाव था और सोफी के हाथ में एक चाकू जिस पर खून लगा हुआ था। मैंने ये निकाला, उसके पास ये था, उसकी टांग पर। सोफी सही कह रही थी। उस आदमी की टांग पर उस चाकू की मयान थी जो अब खाली थी, क्योंकि वो चाकू सोफी ने मुझे बचाने के लिए इस्तेमाल किया था। तुमने बहुत कमाल का काम किया, चलो यहां से भाग चले। मैं चिल्लाया। तुम दोनों मेरे हाथ से बचोगे नहीं। वो आदमी अपने घुटनों की मदद से उठने की कोशिश कर रहा था और साथ ही साथ अपने कोट के अंदर से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी मैंने उसके चेहरे पर एक लात मारी। सोफी का हाथ पकड़ा और हम भागने लगे। जैसे ही हम बाहर निकले वहां बिल्कुल अंधेरा था। हमें दूर हरे रंग की लाइट जलती हुई दिखी। वो बाहर निकलने के आपातकालीन रास्ता था। इमरजेंसी बैकअप की वजह से वो लाइट जल रही थी। हम उसकी तरफ भागने लगे। पीछे से हम गोलियों की और कांच टूटने की आवाज सुन पा रहे थे और वो आदमी चिल्लाने लगा। उस एग्जिट के दरवाजे से हमने सीढ़ियों का रास्ता लिया और नीचे उतरने लगे। हम छठे माले पर थे और हम जितना जल्दी हो सके नीचे उतरने लगे। हमारे ऊपर से दरवाजे के जोर से खुलने की आवाज आई और सीढ़ियों में गोलियां बरसने लगी। आखिरकार हम सबसे नीचे वाले माले तक पहुंच गए। हमें लगा अब हम सुरक्षित हैं। हमने दरवाजा खोला जो बाहर की ओर जा रहा था। एक लंबा आदमी काले कपड़ों में भागते हुए अंदर आया। उसने सोफी पर हमला करते हुए उसे नीचे गिरा दिया। नहीं, प्लीज। दरवाजे पर धक्का लगने से मैं नीचे गिर गया, पर मैंने उसकी तरफ भागने की कोशिश की। मैंने देखा कि उस आदमी के हाथ में एक चाकू था जिसे उसने हवा में उठाया और सोफी के सीने में घोंप दिया। सोफी चिल्लाई और उसके बाद उसने कोई आवाज नहीं की। वो आदमी मेरी ओर मुड़ा और उसने अपनी टोपी हटाई। मैं उसे पहचान नहीं पाया। अरे मुझे इसे मारने से पहले थोड़े और मजे करने दे। वो आदमी मेरे तरफ भागने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसके पास सिर्फ एक चाकू ही था। मैं उससे दूर भागने लगा। मेरे पीछे से गोलियों की आवाज आने लगी और दो आदमी गुस्से में चिल्लाते हुए मेरे पीछा करने लगे। मैं बस भागता रहा। थोड़ी दूरी पर मैंने पहरेदारी करने वाली पुलिस की एक गाड़ी सड़क के किनारे पार्क खड़ी हुई देखी। एक पुलिस वाला गाड़ी से बाहर निकलकर कॉफी पी रहा था। उसने मेरी ओर देखा और शायद वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़। हे, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मैं इस गली के आखिर में एक ऑफिस में काम करता हूँ। दो आदमी हमारे ऑफिस की बिल्डिंग में घुस आए हैं और उन्होंने मेरे दोस्तों को मार डाला। मैं डर के मारे कांप रहा था। उसने मुझे गाड़ी में बैठाया, अपने रेडियो से कुछ फोन मिलाए और मुझे पुलिस स्टेशन ले गया। इस घटना को कुछ साल बीत गए। मैंने छानबीन में पुलिस की हर मुमकिन मदद की, पर अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। मैं थेरेपी के लिए भी जाता हूँ। मुझे आज भी उस रात जो कुछ हुआ उसे अपनाने में मुश्किल होती। जब भी रात को मैं बाहर निकलता हूँ अपने कंधे को बार बार देखता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाऊंगा तो शायद मुझे ठीक होने में मदद मिले। मैं बस इतना जानता हूं कि मुझे अपने दोस्तों की बहुत याद आती है और मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन मैं उनके लिए न्याय पा सकूं। सोमवार की एक व्यस्त सुबह थी। हफ्ते का पहला दिन और मैं काफी लेट हो रहा था। मैं एक IT कंपनी में काम करता था जहां पर मुझे PR कैंपेन को संभालने का कार्य दिया गया था। साफ साफ कहूं तो मुझे अपनी इस नौकरी से नफरत थी, पर क्योंकि मुझे अच्छे पैसे मिले थे इसलिए मैं वो नौकरी कर रहा था। जल्दी ऑफिस पहुंचने के लिए मैंने उबर ले ली। भारी ट्रैफिक से जूझने के बाद जब कैब ने ऑफिस के मुख्य द्वार पर रोका तो मैंने देखा कि हर जगह पुलिस और उनके सहयोगी खड़े थे। उनकी गाड़ियों पर लगी लाल और नीले रंग की लाइट ने पूरी जगह को रंग दिया था और उनके सायरन इतने जोर से बज रहे थे कि किसी के भी कानों में दर्द हो जाए। मैंने ये जानने के लिए एड्रेस चेक किया कि कहीं कैब वाला मुझे गलत जगह तो नहीं ले आया, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं कैब से उतरा और गेट की ओर बढ़ने लगा। तभी एक मिडिल एज पुलिस मेरी तरफ आई और उसने कहा, सर आप अंदर नहीं जा सकते। आपका क्या मतलब है कि मैं अंदर नहीं जा सकता?
मैं यहाँ काम करता हूँ, क्या चल रहा है ये सब? देखिए, यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है, हम किसी को अंदर नहीं जाने दे सकते जब तक हम बॉडी यहाँ से नहीं ले जाते। क्या? किसकी बॉडी? सर, आप यहीं इंतजार करिए। उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और अपने बाकी पुलिस वालों के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर घेरा बनाकर खड़े थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने अपने असिस्टेंट मार्था को फोन किया। उसने मुझे बताया कि ऑफिस की बिल्डिंग में एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ है। एक औरत हमारी ऑफिस की बिल्डिंग की छत से नीचे कूद गई और कूदते समय उसके पैर का एक नाखून एक माले की फायर एग्जिट वाली सीढ़ियों की तरफ फंस गया। उसका मुंह लोहे की सीढ़ियों से जाकर टकराया और वो एक मरे हुए जानवर की तरह वहीं लटकी रह गई, जब तक एक सफाई करने वाले आदमी की नजर गिरते हुए खून पर नहीं पड़ी। जब उसने सर उठाकर ऊपर देखा तो वो उसे 18वें माले पर उल्टी लटकी हुई दिखी। मैं यहाँ एक पुतले की तरह खड़ा पुलिस के सहयोगियों को उस लड़की की लाश एम्बुलेंस की ओर ले जाते हुए देखता रहा। मैं उसकी लाश को नहीं देख पाया, पर मैं इतना जरूर समझ गया था कि उसका काफी खून बह चुका था। उसके ऊपर रखी गई सफेद चादर पर हर जगह खून के दाग थे। आखिरकार जब मुझे अंदर जाने का मौका मिला तो मेरे दिमाग में कठिन प्रश्न घूमने लगा। क्या मार्था ने 18वां माला कहा था? मैं फौरन लिफ्ट में घुसा और जैसे ही मैं अपनी ऑफिस की मंजिल तक पहुंचा और अपने कैबिन में जाने लगा, सभी लोग मेरे कैबिन के बाहर खड़े थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनके चेहरे फीके पड़ गए। क्या चल रहा है यहाँ? मेरे बॉस सीधा मेरे पास आए, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, रायन, तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं? मैंने उनकी बात नहीं मानी और अपने केबिन के अंदर जाने लगा और यह सोचने लगा कि सभी लोग इतने डरे हुए चेहरों के साथ मेरे केबिन के बाहर क्यों खड़े थे। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे उसका कारण पता चल गया। हमारा ऑफिस 18वीं मंजिल पर था और मुझे यह जानकर हमेशा अजीब लगता था कि फायर एग्जिट मेरे केबिन के बिल्कुल बगल में है। मुझे याद है कि किस तरह मेरे ऑफिस के दोस्त मजाक बनाते थे कि अगर हमारे फ्लोर पर कभी आग लग गई तो मैं उससे बचने वाला पहला आदमी रहूंगा। मेरे केबिन की विंडो टूटी हुई थी, हर जगह कांच के टुकड़े गिरे हुए थे। खिड़की के एक कोने से एक फटा हुआ कपड़ा भी लटका हुआ था। जब वो ऊपर से कूदी तो उसके पैर का एक नाखून यहां अटक गया और तेज हवा के कारण उसका मुंह खिड़की पर आकर लगा। पुलिस को उसको बॉडी यहां से निकालनी पड़ी। बहुत बुरा हुआ। तुम्हें आज के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। वैसे भी इस जगह को साफ होने में वक्त लगेगा और मैं ठीक हूं। क्या किसी को इस औरत के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं। इस बिल्डिंग से उसे कोई नहीं जानता। लगता है वो सीधे छत पर गई और कूद गई। 2 पुलिस वाले आए और वो जितना हो सकता था उतना सबूत ले गए। एक बार जब पुलिस वाले चले गए तो पूरा ऑफिस अपने काम पर वापस लग गया। ये न्यूयॉर्क है और यहाँ टाइम ही पैसा है। बहुत से सहकर्मी मेरे पास आए और उन्होंने भी वही सब बातें कही। पूरा दिन सभी लोग इस मौत के बारे में ही बात करते रहे। मेरा मतलब है कि जो हुआ वो बहुत बुरा था, पर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है, चाहे हम ये चाहें या ना चाहें। मैंने कोशिश की कि मैं इसके बारे में ना सोचूं और एक बार मैं जब काम में लग गया तो इसके बारे में भूल चुका था। उस वक्त तकरीबन 7 बजे थे और सभी लोग अपने अपने काम से छुट्टी लेकर घर जा रहे थे। सुबह इस घटना के होने की वजह से मैं ज्यादा काम नहीं कर पाया, इसलिए जब मेरे बॉस ने मुझे घर जाने को कहा तो मैंने रुककर काम खत्म करने का फैसला किया। कुछ ने मुझे बहादुर और कुछ ने नाइट शिफ्ट करने के लिए मुझे बेवकूफ कहा, पर मैंने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। धीरे धीरे पूरा ऑफिस खाली और शांत हो गया। एक एक करके सभी लोग अपने अपने घर चले गए। मैं एक छोटे से टेबल पर खिड़की के किनारे बैठा था। मेरे केबिन की तरफ जाता हुआ रास्ता मेरे बाएं ओर था। मैं इस ऑफिस में बहुत बार नाइट शिफ्ट कर चुका हूं, पर उस रात वो जगह मुझे बहुत भयानक लग रही थी। मैं उठा और अपने केबिन की तरफ गया। टूटी हुई खिड़की से कमरे के अंदर ठंडी हवा आ रही थी। मैं उसके आगे जाकर खड़ा हुआ और मैंने एक सिगरेट जलाई। मेरी नजर नीचे गई तो मैंने देखा कि फायर एग्जिट की रेलिंग पर कुछ अटका हुआ था। मैंने अपना फोन की टॉर्च से उसकी तरफ रोशनी की। जो मैंने देखा उससे मेरी रूह कांप गई। वहां एक टूटा हुआ पैर का नाखून अटका हुआ था। उसके आसपास मांस के टुकड़े थे। मैं अभी भी नाखून पर चमकदार नेल पॉलिश देख सकता था। तुम्हें खिड़की के इतने नजदीक खड़े नहीं होना चाहिए। मैं अचानक से आई इस सलाह की आवाज सुनकर पीछे मुड़ा। मैंने देखा कि एक औरत जो करीब 30 साल से ऊपर की होगी मेरे केबिन के दरवाजे पर खड़ी थी। मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता था क्योंकि उसने अपने मुंह नीचे किया हुआ था। उसने सफेद रंग की शर्ट और काले रंग की स्कर्ट पहनी हुई थी, बाकी काम करने वाली लड़कियों की तरह। माफी चाहूंगा, क्या आप यहाँ काम करती हैं? करती थी जब तक तुम्हारे बॉस ने मुझे नौकरी से नहीं निकाला था। ओह, मैंने पहले आपको कभी नहीं देखा। मेरा नाम जोलीन है। तुम यहाँ नहीं थे जब ये सब हुआ। तुम घर क्यों नहीं गए? मेरा कुछ काम रह गया था। पर एक मिनट, अगर तुम यहाँ काम नहीं करती तो तुम अंदर कैसे आई? ऑफिस का दरवाजा तो एम्प्लॉय आईडी के बिना खुलता ही नहीं। मैंने अपनी आईडी रख ली थी, शायद कभी मुझे जरूरत पड़ जाए। वो औरत मुझे कुछ अजीब सी लगी।
उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था और उसका मुंह हमेशा नीचे ही था। वो पीछे मुड़ी और कॉरिडोर की तरफ चलने लगी। मेरे दिमाग में उसके लिए बहुत से सवाल चल रहे थे और मुझे उसके लिए चिंता भी थी। तभी मैंने देखा कि वो लड़खड़ाते हुए चल रही थी। क्या तुम ठीक हो? मैंने उसके पीछे पीछे चलते हुए उससे पूछा। उसने अपना आधा मुंह मेरी तरफ किया और अजीब तरह से मुस्कुराई। एक्सक्यूज मी, पर आप इस वक्त पर क्या कर रहे हैं? बॉस अभी यहाँ नहीं है। शायद तुम्हें वो कॉल लेना होगा। कॉल? कौन सी कॉल? अचानक से मेरा फोन जोर से बजने लगा और मैं हैरान हो गया। मैंने उसे जेब से निकाला और देखा कि वो मेरी असिस्टेंट मार्था का कॉल था। हाय, क्या हुआ? रायन, मेरे पास एक चौंका देने वाली खबर है। पुलिस ने बॉस को हिरासत में ले लिया। ऐसा कहा जा रहा है कि जिस औरत ने आज हमारे ऑफिस की बिल्डिंग से कूदकर जान दी, वो हमारे ही ऑफिस में काम करती थी। बॉस ने उसको नौकरी से निकाल दिया जब उनकी वाइफ को उनका उस लड़की के साथ अफेयर पता चला। सबका कहना है कि उनका अफेयर अभी तक चल रहा था और 2 दिन पहले ही मिस्टर स्मिथ ने उस औरत से ब्रेकअप कर लिया। मैं पहले से ही जानती थी कि ये आदमी सही नहीं है। क्या पुलिस को उस औरत का नाम पता चला? हाँ, उन्होंने बताया कि उस औरत का नाम जोलीन था, पर मेरा फोन मेरे हाथ से गिर गया। मार्था दूसरी ओर से बोलती रही, पर मुझे उसका कहा हुआ एक भी शब्द नहीं समझ आया। मेरी नजरें जमीन पर ही टिक गई। मैं जिस औरत के पीछे पीछे चल रहा था, अब वो मेरे सामने नंगे पैर खड़ी थी। मैं चाहकर भी उसके पैरों की सुंदर लाल रंग की नेल पॉलिश को नजरअंदाज नहीं कर पाया। बस उसके एक पैर का अंगूठा छिला हुआ था। उस पर नाखून नहीं था और उसमें से खून बह रहा था। मैंने धीरे धीरे अपना सर उठाया और पहली बार उस लड़की का चेहरा देखा। वो एक इंसान का चेहरा नहीं था। उसकी नाक टूटी हुई थी और उसकी एक आंख में खून जमा हुआ था। उसकी दूसरी आंख बाहर लटकी हुई थी, जैसे उसका चेहरा किसी चीज पर जोर से जाकर लगा हो। मैं चाहकर भी चिल्ला नहीं पाया। उसने मेरी तरफ देखकर एक मुस्कुराहट दी और फिर तेजी से मेरे केबिन की खिड़की की तरफ भागने लगी। ग्लास को तोड़ते हुए उसका जख्मी शरीर एक बार फिर 18वीं मंजिल से नीचे गिर गया और इस बार मैंने उसकी चीख सुनी। शायद ये सब देखकर मैं डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को खाली ऑफिस की जमीन पर पड़ा पाया। जिस खिड़की से मैंने उसे कूदते हुए देखा वो बिल्कुल ठीक थी, ऐसा जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो, और जो मैंने देखा वो एक सपना हो। मैं बयान नहीं कर सकता कि इस सब के बाद उस रात मैं कैसे घर लौटा। मुझे नहीं लगता कि मैं अब कभी भी जिंदगी में कोई नाइट शिफ्ट कर पाऊंगा, और इस ऑफिस में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो फिर दोबारा लौट कर आएगी।